मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू राष्ट्र। आशंकाओं बल्कि जानबूझकर प्रदर्शित की गई आशंकाओं को पीछे छोड़ता हुआ वक्फ बोर्ड का बिल, वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट का बिल लोकसभा में पारित हो गया। अभी राज्यसभा में जाएगा। इसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ ऐसा नहीं है। मेरी समझ से वक्फ बोर्ड को श्रेय से उखाड़ देना चाहिए, मगर अभी भाजपा सरकार इस स्थिति में शायद अपने आप को नहीं पाती कि वो ये काम कर सके। फिर भी जो मजबूत काम उसने किए वो जानने योग्य हैं। एक तो ये ध्यान रहे कि वक्फ बोर्ड हमेशा से अशराफ का है। अशराफ यानी शरीफ का बहुवचन। शरीफ यानी कौन? वो जो आक्रमणकारी हैं बाहर से आए, यानी मूलतः जो लफंगे थे उन सबको अशराफ माना जाता है। सैयद, शेख, पठान। बाकी जो भारत के मुसलमान हैं कन्वर्टेड हैं, वो भी कन्वर्टेड, ज़बरदस्ती के सैयद बन गए हैं या पठान बन गए हैं, शेख बन गए हैं, सब कन्वर्टेड। तो ये जो भारत के कन्वर्टेड, जिनको रजील कहते हैं, जिनको हकीर कहते हैं, जिनको कमज़ात कहते हैं, जिनको कमीना कहते हैं, जिनको अर्जल कहा जाता है, अहकर कहा जाता है, हकीर कहा जाता है, छोटे, नीचे, निकम्मे, निचले, घटिया, छिछोरे, इन लोगों का भी प्रतिनिधित्व होगा। अब ये तय कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में अहमदिया लोग भी मेंबर होंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें अशराफ ने, जिनका पाकिस्तान की राजनीति पर वर्चस्व है, भारत की राजनीतिक दलों में इस्लामी के नाम पर जो भी काम हो रहा है उस पर उनका वर्चस्व है। उन सारे लोगों ने इनको मुसलमान नहीं माना। सिर्फ इतनी बात है कि मोहम्मद को आखिरी पैगंबर नहीं मानते, वो अपने पैगंबरी सिलसिले को मानते हैं। और ये बात आज के दौर में हास्यास्पद लगती है कि उन्होंने अपने साथियों को सहाबी घोषित कर दिया। टाइप लगाने वाले, कोट पैंट पहनने वाले, सूट पहनने वाले लोग सहाबी हो सकते हैं, क्योंकि सहाबी होने के लिए तो अरब का एक टिपिकल लुटेरी शक्ल वाला आदमी, जिसके हाथ में तलवार हो, जिसके सिर में गुदरा वकाल रखा हो, वो लटका हुआ कुछ पहन रखा हो, अजीब व गरीब सा चमगादड़ी वेश हो, भारत के संदर्भ में है, जहाँ पर धूल की आंधियाँ उड़ती हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सूरज से बचाने के लिए जो कपड़े हैं वो यहाँ क्यों पहने जाएंगे? मगर नहीं, यहाँ भी पहनने पड़ेंगे, चूँकि बुरखा वहाँ था तो ये एग्जैक्ट यहाँ पहना जाएगा। चाहे उस बुरखे के नीचे इतनी गर्मी लगे कि महिलाएं सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहन के काम चलाएं, उसके नीचे कपड़े ना पहने, बुरखे को ही लिबास मान लें, मगर ये सारी चीज़ें उनके हिसाब से। तो ये जो शरीफ हैं, अशराफ हैं, इन्होंने बाकी सारे लोगों को पीछे छोड़ रखा है। वक्फ की सारी संपत्ति पर, वक्फ की सारी ज़मीनों पर, वक्फ के सारे पैसे पर उनका ही वर्चस्व है। आप कल्पना कर सकते हैं कि बिल्कुल प्रमुख जगहों पर जो उनकी दुकानें हैं, मकान हैं, होटल हैं, उनका किराया 50,000, 30,000, 20,000, 40,000 ऐसा है। वक्फ बोर्ड के हाथ में होता है। वो अंडर टेबल मोटा पैसा ले लेते हैं और बस सामने जाहिर कर देते हैं कि भाई 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, 20,000 रुपये या 200 रुपये, 300 रुपये महीने पर ही दुकान या ज़मीन किराए पे दे दी। जो एक्चुअल किराया है, जो एक्चुअल पकड़ी है, वो कैश में ले लेते हैं। आखिर ये जो भैये हैं हैदराबाद वाले, ये दोनों इतने पैसे वाले कैसे हो गए? बिल्कुल मामूली लोग थे, 3 पीढ़ी पहले के कन्वर्टेड हैं, इनके पास इतना धन कहाँ से आ गया? ये सारे जलवे इसी तरह से चलते हैं। एक और श्रेष्ठ बात जो इसमें हुई है, जो लोग भारत विभाजन के समय या उसके आसपास भारत छोड़ के पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए, उनकी संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुई थी। ये नियम था कि जो यहाँ से चले गए हैं उनकी संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी हो जाएगी, वहाँ से जो आए हैं तो उनकी संपत्ति पाकिस्तान, दोनों तरफ, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, दोनों तरफ वो एनिमी प्रॉपर्टी हो जाएगी और सरकार की हो जाएगी। वक्फ के लोगों ने इसको जाने से पहले, जैसे है भोपाल का नवाबी थी, वहाँ लेडी थी, पूरी कोशिश की भोपाल से लेकर राजस्थान होता हुआ पूरा हिस्सा ही पाकिस्तान में मिल जाए, पूरे षड्यंत्र करे थे।
काम नहीं बना तो अंत में सारी संपत्ति जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, वहाँ के होटल ने ये सारे के सारे बेच दिए। जाने के साथ वो एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर होनी चाहिए थी, वो सब अब सरकार की संपत्ति हो जाएगी, वक्फ उस पर दावा नहीं कर सकेगा। और इसकी बदमाशियों को, इसके हरामीपनों को मैं फिर एक अंकित करूं, इसके हरामीपनों को बिल्कुल कागज़ पर साफ सुथरा रखने के लिए प्रतिवर्ष CAG का ऑडिट कराना अनिवार्य है। पहले किसी CA से कराया, कुछ पैसे लिए किया और ऐसे चल जाता था, कारण इसमें टैक्स छूटता है। वक्त में जो संपत्ति होती है उसकी कमाई पर टैक्स नहीं लगता, तो इसके ये नाखून भी काट दिए गए। CAG से ऑडिट होगा CAG ऑडिट करेगा तो फिर ज़ाहिर है सारी छान पटक हो जाएगी, जितनी बदमाशी है वो सारी की सारी अब एक बहुत तेज़ प्रकाश में ले ली गई है। इससे पहले सब पे बुर्का डाल रखा था, सब पर छापा हो रहा था। वक्फ की सारी संपत्तियों पर अधिकार बनाने का, इन लोगों की अपनी निजी संपत्ति मानकर काम करने का, क्योंकि वो जिसको चाय दे दें, जिसके हाथ से छीन लें, ये सब चलता रहता है। और दावा इनका बहुत बड़े बड़े इलाकों पर है, संसद भी इनकी धरती मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने लिख लिया। अब खैर दिल्ली में मुगल सल्तनत थी तो वो वक्फ हो गई। कैसे हो गई वक्फ? अबे कोई बादशाह अपनी ज़मीन को वक्फ करेगा तब तो होगी। 1956 में वक्फ बोर्ड बना है, तो कोई मुगल पीरियड की ज़मीन कैसे हो जाएगी वक्फ के हिस्से में? मगर वक्फ ने लिख लिया तो उनके बाप की है, क्योंकि ये इटली की कूतरी ने ये सारे काम करे हैं, ऐसी विचित्रता करी है। फिर दूसरे उसमें एक काम और किया कि शिया, जिनको मुसलमान नहीं मानते, शिया इनके तीसरे खलीफा उमर पर लानत भेजते हैं, इसे तबर्रा पढ़ना कहते हैं। बकिया लोगों की भी ऐसी खिंचाइयाँ करते हैं, जैसे एक ज़माने में शिया सुन्नी चप्पलिश पहले बहुत थी, तो एक मिसरा, एक काव्य पंक्ति निकाली गई, आंसू का बहाना आसान है, तलवार चलाना मुश्किल है। क्योंकि शिया आंसू बहाते हैं मुहर्रम में, तो आंसू का बहाना आसान है, तलवार चलाना मुश्किल है। तो एक शिया शायर ने उस पर पंक्ति लगाई, वो जो बुढ़ा गार में रोया था वो जंग उहद में भाग गया। ये अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र है कि वो मोहम्मद की हालत देख के, उससे ऐसा हदीसें हैं, वो गार में मोहम्मद के साथ बैठ के रोया, और जंग उहद में जब तलवार चलने शुरू तो भाग गया। तो उसके बाद ये सारी छीटाकशी बंद हुई। तो ऐसे शियों को भी 2 मेंबर उनके सम्मिलित होंगे। फिर अपनी आबादी का 50%, आप 45 मान लें, 55 मान लें, जो भी मानना हो, आधी आबादी यानी स्त्रियां, जिनके बारे में कुरान में आयत है कि अगर गवाही लेनी है औरत की तो 2 औरतों की गवाही लो, एक औरत की गवाही आधी मानी जाती है। और इसके बड़े विचित्र परिणाम होते हैं। तालिबान पिछली बार जब अफगानिस्तान में सरकार बनी थी तो एक महिला के साथ 4 लोगों ने रेप किया। उसने कंप्लेंट कराई, उसका मेडिकल हुआ, थाना कचहरी सब हुआ, तफ्तीश की गई। अब सवाल आया कि इसके गवाह चाहिए। तो रेप ऐसी चीज़ तो है नहीं जो पंचायती हो, चौराहे पे हो। 4 लोग रेप करने वाले, रेप होने वाली वो महिला और गवाह अलग हो, तो रेप कैसे होगा? उसको गवाह नहीं मिले। तो ये फैसला आया इनकी तालिबान की अदालत का कि ये 4 लोग बेगुनाह हैं, चूँकि इनकी गवाही नहीं मिल सकी। और ये औरत, चूँकि मेडिकली प्रूफ हुआ था कि इसके साथ रेप हुआ है, सीमेन पाया गया था उसकी वजाइना में, तो वो बदचलन है और उसको पत्थर मार मार के संसार कर दिया गया, उसको जान दिया पत्थर मार मार के। तो ये इसलिए है कि कुरान में आयत है अल्लाह मियाँ की तरफ से कि औरत की गवाही लेनी तो आधी गवाही मानी गई उसकी। इस पर एक शायर है पाकिस्तान का, उसका शेर भी है, खदीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की। उसने सवाल उठाया है कि खदीजा भी तो औरत थी, उसके कहने की वजह से तो पैगंबरी मानी गई, तो उसकी गवाही आधी मानो। खदीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की, जिस पैगंबरशिप की, उसी ने आधी गवाही का हक दिया उसको। ये उसका शेर है। और पाकिस्तान का शायर है, कनाडा में रहता, उसने सवाल उठाया है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं।
तो उन आधी गवाही वाली 2 औरतों को भी इसमें शरीक करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जिस तरह से होना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि ये जड़ से उखाड़ दिया जाता, यानी वक्फ के पंजे काट डाले जाते थे, मगर अभी नाखूनों को काट दिया गया। वो जो तीखेपन थे उसको भोथरा कर दिया गया है। इसमें और कुछ भी अमेंडमेंट होना है, बेसिकली इसको इसे मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि वक्फ का इस भारत की धरती पर 1 इंच ज़मीन पर अधिकार नहीं है, किसी इस्लामी का भी अधिकार नहीं है। इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान मांगा था, उन्हें पाकिस्तान मिल गया, 32% हिस्सा पूज्य मातृभूमि का मिल गया, और लोग यहाँ से नहीं गए, 8% लोग वहाँ पहुँचे, यानी 8% को 32% मिल गया। यहाँ पर किसी का कोई अधिकार नहीं किसी संपत्ति का। और ये बिल्कुल सहज बात है, आपको आश्चर्यजनक लग रहा हो मगर ऐसा है। सऊदी अरब में काम करने वाले, कतर में काम करने वाले, दुबई में काम करने वाले, दुनिया भर की कंपनियां हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि किसी अरबी को पार्टनर बनाएं। उसको पार्टनर बनाना ही पड़ेगा, 1 पैसा वो उसमें लगाएगा नहीं, कुछ काम नहीं करेगा, दिन भर बैठ के वहाँ सिगरेट फूंकता रहेगा और जो याशी करनी वो करता रहेगा, और उसको पार्टनरशिप का हक देना पड़ेगा, परसेंटेज देना पड़ेगा। और जिस दिन वो चाहे किसी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भारतीय मुसलमान जो वहाँ काम कर रहा हो, उसके पिछवाड़े पे लात मार के निकाल के बाहर कर देगा। वो उस धरती पर किसी गैर अरब को बिजनेस करने का डायरेक्ट अधिकार ही नहीं है, नियम है। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि अगर किसी को संपत्ति रखनी है तो किसी हिंदू के नाम में रखनी होगी, होना ये चाहिए, उसके साथ पार्टनर बने उस धरती में, और वो जब चाहे बेदखल करवा सकता है, ये उसको अधिकार होना चाहिए, जिससे पता तो लगे कि तुम दुनिया भर के लिए जो दवा बना रहे हो वो दवा पीने में कैसी लगती है, खुद भी तो पी के देखो। तो ये वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट का, उसके अधिकारों में कटौती करने का बिल तो पारित हो गया है, मगर ये पूर्ण कार्य नहीं है। फिर भी 1000 घाव देके ब्लीडिंग से इस समस्या का समाधान करना है, इस समस्या को जड़ से उखाड़ना है, तो एक कट और लगाया गया, एक चरखा और लगाया गया। ये श्रेष्ठ काम है। भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी सभी दलों को इसकी बधाई। श्रेयस्कर काम है, साधुवाद, मगर अभी रास्ता बड़ा लंबा है, बहुत दूर जाना है, अंधेरी रात है, सूर्योदय होने में समय है और सूर्योदय करना पड़ेगा। जय हिंद राष्ट्र।